हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं जेएनयू के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के चेयरपर्सन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये नेपाल में जो डेवलपमेंट इस वक्त हुए हैं, ये कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त आपको? हाँ, कुछ तो ये संभावनाओं से परे जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। करीब 2 ही दिनों में सरकार ने रिजाइन कर दिया है, प्रधानमंत्री ने रिजाइन कर दिया है, अब राष्ट्रपति ने भी रिजाइन कर दिया है। तो अब सेनाध्यक्ष और वहाँ के पुलिस के अधीक्षक, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी ने एक साझा बयान जारी किया है कि जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में पूरी वो कोशिश करेंगी और जनता से आह्वान किया है कि वो शांति बनाए रखें। तो इस वक्त वहाँ की राजनीति में कौन इस वक्त सामने उभर कर आएगा, ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। क्योंकि इस माहौल में लगता है कि केवल सेनाध्यक्ष और जो वहाँ की अफसरशाही है वही जुड़कर मिलकर कानून व्यवस्था बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो यदि इस तरह से सरकार अचानक ढह जाती है तो प्रदर्शनकारियों का उत्साह भी बढ़ सकता है कि वो शायद अपना प्रदर्शन लगातार जारी रखें और अपनी जो मांगे उनकी हैं, वो पहले तो सरकार से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देने की मांग थी। पर अब उनके साथ साथ वो कौन उनका विकल्प होगा नए प्रधानमंत्री के तरह से, उस पर भी सोशल मीडिया में कुछ एक तरह से अभियान सा चलता हुआ नजर आता है। जो काठमांडू के मेयर हैं विलेंद्र शाह, वो सिविल इंजीनियर हैं पर वो रैपर भी हैं। उस तरह से वो बहुत प्रसिद्ध है युवा पीढ़ी में। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीजें संभावनाओं से हटकर एक तरह से उभरती हुई सामने आ रही हैं। और ये मुझे लगता है कि अपने आप में चिंता का विषय है, क्योंकि हम्म। इसके लिए हमारे पास कोई इतिहास में उदाहरण नहीं है हम्म। कि ऐसे हालात में किस तरह से शांति व्यवस्था वापस बनाई ठीक है। जाएगी। तो क्या स्वर्ण सिंह साहब, ये बताइए कि क्या जो जो ये घटना हुई है, इसके पीछे की वजहें अगर हम समझ पाए, जैसे कि कुछ पुराने समय से चले आ रहे करप्शन वगैरह की बात आ रही है। कुछ लोग, चूंकि श्रीलंका में भी हुआ, बांग्लादेश में भी हुआ और नेपाल में भी उसी तर्ज पर हुआ, तो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चल रही है कि ये सब किसी एक डिज़ाइन का हिस्सा हो सकते हैं। क्या हम कारणों का विश्लेषण कर पा रहे हैं? तब शायद हमें समझ में आता कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। हाँ, एक तो मोटे तौर पर आपने जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश का भी जिक्र किया, तो समाज में जो तकनीक का एक तरह से लगातार रोजमर्रा जीवन में बढ़ावा पिछले कुछ दशकों में हुआ है, जिसमें सोशल मीडिया सबसे ज्यादा सामने उभर कर आता है, उसके चलते काफी बदलाव आया है, खासकर युवा युवा पीढ़ी में। जो उनका उत्साह है, आक्रोश है, या इस तरह से विद्रोह प्रदर्शन है, वो अचानक विस्फोट की तरह फैल जाता है। हालांकि उसके पीछे दूसरे बड़े कारण होते हैं, जिस तरह से राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी रही पिछले चुनावों के बाद, 2022 के बाद एक के बाद एक नेता बदलते रहे। और अस्थिरता की वजह से ही आप देखें कि जो आर्थिक मंदी हुई और ये करप्शन का मुद्दा जो बढ़कर सामने आया है, तो युवा पीढ़ी का मोटे तौर पे यही आक्रोश है कि किस तरह से पूरा माहौल जो है, जिसको वो कल्चर ऑफ करप्शन के नजरिए से कहते हैं कि है पूरे नेपाल में, जिससे उनका जो उम्मीद है जीवन के प्रति या देश के प्रति, वो थोड़ी कमजोर होती नजर आती है और अपने आप में आक्रोश बनता हुआ नजर आता है। दूसरी तरफ जितने भी हमारे यहाँ दक्षिण एशिया में, खासकर नेपाल में आप देखें, जो राजनीति को काबू में रखने वाले जो नेता हैं, हम्म। वो सारे 70-80 साल की उम्र में हैं। और उनका मुझे लगता है कि जो कनेक्शन है, जो नब्ज उनकी जनता को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए लगातार, उसमें भी मुझे लगता है कि कुछ कमी नजर आती है कि शायद नेताओं को युवा कहाँ जाना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या उनकी ग्रीवेंसेस हैं, हम्म। परेशानियां हैं, ये आपस में तालमेल है नहीं। और उसके ऊपर ये सांसद में जी जी। किसी भी पार्टी के पास सीधा कोई मैंडेट नहीं है रूल करने का, हम्म। डिवाइडेड एक तरह से मैंडेट है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ये जो
रेस्टलेसनेस है युवा पीढ़ी में, उसका तालमेल बन नहीं पा रहा। इसलिए एक के बाद एक देशों में आप देखते हैं इस तरह का प्रदर्शन होता है, सरकारें गिर जाती हैं, अचानक अस्थिरता का माहौल बन जाता है। इससे पहले बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में सबसे अच्छा वृद्धि दर वाला आर्थिक व्यवस्था मानी जाती थी, एक मॉडल माना जाता था साउथ एशिया में, अचानक देखें वहां भी सरकार गिर गई, अस्थिरता बनी हुई है, आर्थिक मंदी वहां भी है। तो ऐसा नहीं कि सरकार गिरने के बाद वो देश समृद्ध हो जाएगा या जी शांति जी। वहां बहाल हो जाएगी। ये प्रदर्शन से मुझे लगता है सरकार गिरने के बाद और भी आर्थिक व्यवस्था मंदी होगी और वहां की अस्थिरता लगातार बनी रहेगी। और सेना क्या करती है इस हालात में, वो भी बहुत जी तय जी। करेगा कि किस तरह का भविष्य हम देखेंगे चलिए, तो हम उम्मीद नेपाल में करते हैं कि समय के साथ स्थितियां स्पष्ट होंगी और बहुत अच्छी बात आपने रेखांकित की इस बहाने के युवा पीढ़ी को खास करके सरकार कहीं की भी हो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती, वो भी इस दौर में जब उसके पास ऐसे हथियार हैं संचार के जिससे लाखों करोड़ों युवा एक साथ एक सुर में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो